साथी हैं हमारे बीच, हमारे वित्त अधिकारी महोदय भी मौजूद हैं, सारे प्रोफेसर साथी मौजूद हैं, सबका स्वागत है। और एक औपचारिक स्वागत वक्तव्य के लिए मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ ईश्वर फिरदौस जी को। मैं चारों संस्थाओं की तरफ से जो इस संगोष्ठी का आयोजन कर रही है, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की तरफ से, आजीव प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तरफ से, श्रीकांत वर्मा पीठ की तरफ से और साहित्य अकादमी की तरफ से आप सभी गुरुजनों का, विद्वानों का, जिसमें मुझे कुछ नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं, नौजवानों का, और स्वागत करते हुए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 2 दिन काफ़ी अनौपचारिक रूप से गहन चर्चा की, क्योंकि जो विषय है इसके बारे में कई लोगों ने हमें कहा कि ये बहुत शायद इस तरह का आयोजन देश में तो हुआ है, हमारे चंडीगढ़ के साथी बैठे हुए हैं, लंदन, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है। और हिंदी प्रदेशों में भी ज्ञान के विषय के रूप में हिंदी, इस पर आयोजन बहुत ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि ये विषय ना तो जो हमारे विश्वविद्यालयों के अनुशासन हैं उनकी परिधि में कई बार नहीं आता है, और कई बार जो साहित्य और सांस्कृतिक जो अकादमियाँ हैं उनकी परिधि में नहीं आता। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस विषय तक हम लोग कैसे पहुँचे। उसके पहले मैं एक साहित्य अकादमी और इनकी चारों संस्थाओं का परिचय भी मैं देना चाहूँगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही 2 विश्वविद्यालय पहले थे, रविशंकर विश्वविद्यालय, बाद में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बना, लेकिन इसने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो अजीब प्रेमजी यूनिवर्सिटी के हैं वो शायद जानते भी होंगे कि हमारे बहुत प्रिय जो हैं, बहुत हमसे बड़े हैं, लेकिन हमारे वो साथी जैसे ही शरद चंद्र बेहार जी, वो यहाँ के पहले संस्थापक कुलपति थे, और उसके बाद से इसने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। फिर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना और यहाँ की फैकल्टी ने और बड़े कार्यक्रम बहुत अच्छे कर रहा है। अजीब प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है वो एक गैर लाभकारी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन अजीब प्रेमजी यूनिवर्सिटी का यह एक मिशन है, और अजीब प्रेमजी फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि वो इस देश की जो सरकारी स्कूल व्यवस्था है उस स्कूल व्यवस्था को रूपांतरित करेगी। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हमारे सरकारी स्कूल तंत्र डगमगाने लगा निजीकरण के बाद, और ज़्यादातर मध्यवर्गीयों के बच्चे भी निजी स्कूलों में जाने लगे, जबकि हमारी पीढ़ी के हम सभी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। उस समय अजीब प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने और अजीब प्रेमजी फाउंडेशन ने एक कदम उठाया, और अजीब प्रेमजी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी अनुवाद परियोजना भी चला रही, जो कि मेरे ख्याल से ये उसका कोई इसके पहले उसका कोई कुछ जैसा उदाहरण नहीं मिलता। हमारी जो सबसे शायद कम उम्र की जो 2 संस्थाएं हैं उनमें से श्रीकांत वर्मा पीठ है और साहित्य अकादमी है। ये छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद 1 साल पहले अस्तित्व में आई, उन्हीं के साथ हम लोगों की अकादमी भी अस्तित्व में आई। मध्य प्रदेश में संस्कृति की अकादमियों का, साहित्य अकादमी हो चाहे कला अकादमी हो, इनका बड़ा सुदीर्घ और एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। छत्तीसगढ़ भी पहले अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग बना तो यहाँ पे एक पद्मलाल कुन्नालाल बख्शी पीठ यहाँ पर थी, तो तय हुआ कि जो अकादमी जहाँ पे वो वहाँ रहेगी, जो पीठ जहाँ पर है वहाँ रहेगी। और 20 सालों में मैं यही कहूँगा कि कार्यक्रम नहीं हुए, साहित्य संबंधी कार्यक्रम हुए, लेकिन जैसी एक स्वायत्त अकादमी होनी चाहिए साहित्य और कला से जुड़ी हुई, वो नहीं हो पाया। 20 साल बाद पिछले साल ये पहल हुई, जिसमें 3 अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी लोक कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। और हमको बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो पहला साल होता है वो बहुत दुश्वारियों से, बड़ा मुश्किलों से भरा होता है। तो हमारा भी पहला साल जो
मुश्किलों से, लेकिन लोग पूछते हैं उसके बावजूद भी आप बहुत सक्रिय हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे दोस्तों के कारण, जो मतलब संस्कृति परिषद के जो मित्र हैं उनके कारण हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं। और साहित्य अकादमी का ये 15वां कार्यक्रम है। ज़्यादातर कार्यक्रम हमारे रायपुर में ही हुए। अभी एक रायगढ़ में प्रभात त्रिपाठी जी पर केंद्रित कार्यक्रम हुआ, जो हमारे समय के काफ़ी बड़े रचनाकार हैं। यहाँ पे हमने पिछला कार्यक्रम जो हुआ था राजेश्वर सक्सेना जी, और ये भी बड़ा संयोग है कि राजेश्वर सक्सेना जी का वो बड़े आलोचक हैं, बड़े चिंतक हैं। उन्होंने दर्शन शास्त्र पे, खासतौर पे विज्ञान के दर्शन पे, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पे काफ़ी काम किया है। तो वो जो हमारा कार्यक्रम हुआ था वो प्रार्थना भवन में हुआ था। बिलासपुर में हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है, और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में और उसके साथ हमारा ये पहला कार्यक्रम है। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमें यहाँ पे जो मतलब एक गर्मजोशी मिली, और हमें ये भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त के साथ में, क्योंकि अभी हमारा ये पहला ही कार्यक्रम, हम एक दूसरे की संस्थाओं को और काम करने तरीकों को और ज़्यादा गहराई से जानेंगे। और ये हमारा जो एक शुरुआत है, ये शायद आने वाले दिनों में भी हम लोग आगे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा कि वैसे तो विप्लव कुमार जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की अनुवाद परियोजना, उससे जुड़े हुए हमारे साथ लल्लन और कमल नयन जी भी हैं, और शायद निधि जी भी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो वो एक आधार वक्तव्य में इस कार्यक्रम क्यों, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी एक परिचय देना चाहता हूँ कि शुरुआत इसकी कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय के अनुवाद पहल कार्यक्रम से मैं भी जुड़ा हुआ था, और हमारे साथ के कुछ और भी साहित्यकार जुड़े हुए थे। हम लोगों ने देखा कि जब अंग्रेजी से हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमको हिंदी में लिखते ही नहीं, जिनकी अभिव्यक्ति नहीं होती, और वो अंग्रेजी में वो शब्द बहुत आसान होते हैं, जब हिंदी में हम लाते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे परसेप्शन है, बोध जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, परसेप्शन जो है बहुत आसान है। एक ऐसा ही उदाहरण है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमारे यहाँ विषय बोलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को भी हम लोग विषय कहने के आदी हैं। लेकिन दर्शन की टेक्निकल भाषा में वो सब्जेक्ट विषय ही हो जाता है। तो ना तो हमारे हिंदी में ऑब्जेक्ट के लिए कोई शब्द है, ना विषय और विषय। जैसे ही आप कहेंगे तो लोग कहेंगे कि पता नहीं किस किस्म की बात हो रही है। तो ये जो बहुत सारी और भी शब्दों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो किसी भी भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है, और उसके अंदर भी ज्ञान का अपना एक इतिहास होता है। और इसी तरीके से हिंदी के ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिसका कोई इक्विवेलेंट अंग्रेजी में या यूरोपीय भाषाओं में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो एक चिंतन परंपरा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम लोगों ने ये आवाज जाते गूंज तो ठीक, हम लोगों ने, मैं इस बात पे भी थोड़ा सा आऊँगा कि ज्ञान को जब हमने चुना तो हम अनुवाद से, हम आधुनिकता को हमने चुना, लोकतंत्र को हमने चुना, टेक्नोलॉजी को हमने चुना, तो उसके साथ हम शायद ज्ञान से नहीं बच सकते। तो मैं बात कर रहा था कि इस व्यावहारिक दिक्कत के साथ में ये बात आई कि जो अनुवाद से जुड़ी हुई बातों पे ध्यान गया। फिर दूसरा हमारा ध्यान गया कि एक बड़ी विडंबना की स्थिति है हिंदी में। वैसे तो जो आधुनिक साहित्य है वो भी हाशिए में है, और समाज विज्ञान भी हिंदी में हाशिए में है। हालांकि हिंदी के ऊपर जो विमर्श होता है उसमें पत्रकारिता और साहित्य केंद्र में आ जाते हैं, और समाज विज्ञान और दर्शन फिर से हाशिए में छूट जाते हैं। लेकिन समाज में वो भी हाशिए में है। और जब भी हम लोग किसी भी, मतलब मैं हिंदी इलाके की, जिसमें 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, सागर, जबलपुर, रायपुर,
वहाँ का जो प्रमुख स्टेट रोल होता है वो अंग्रेजी का होता है। हिंदी की जो किताबें होती हैं वो या तो हिंदी साहित्य की होती हैं या उसके साथ कुछ थोड़ी सी विषय के हिसाब से। सबसे बड़ी मुझे लगता है संकलन सागर यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, जो हिंदी की किताबों का उन्होंने ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया है, जिसमें दिल्ली माध्यम निदेशालय की भी किताबें हैं, ग्रंथकारियों की भी किताबें हैं, लेकिन वो संख्या भी बहुत कम है। तो हिंदी में जो मौलिक ज्ञान सृजन है वो ना के बराबर है। अनुवाद की ये स्थिति है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और जब ग्रंथकारियाँ बनी थी, हिंदी समितियाँ बनी थी, उस समय काफ़ी अनुवाद हुए थे। यानी उस समय जो है इमैनुअल कांट की जो है क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म तक का अनुवाद हो गया। शुद्ध बुद्धि मीमांसा, वो हिंदी साहित्य समिति लखनऊ की एक मोटी सी किताब अभी भी मिलती है, ब्रेडले का उस समय अनुवाद हुआ। बाकी ज़्यादातर जैसे हम लोग जानते हैं कि मुक्तिबोध वर्कशॉप को पढ़ते थे, तो वो खुद ही अंग्रेजी में पढ़ के फिर उसको अगर कहीं उपयोग कर रहे हैं तो खुद ही अनुवाद करके, ये एक पद्धति रही। तो हमारा जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान का अनुवाद भी बहुत कम हुआ। तो एक व्यवहारिक दिक्कत है कि जो हिंदी इलाकों में जो लोग BA BCom कर रहे हैं और यहाँ तक PhD कर रहे हैं, मुझे साइंस कॉलेज रायपुर का मालूम है कि ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में जो है उनको सिर्फ टेक्स्ट बुक मिलती है। अच्छा अगर टेक्स्ट बुक बनाने वाला है तो ठीक है, लेकिन एक उनके पास सामग्री नहीं है। अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं, अगर वो हिंदी साहित्य में भी कोई अगर नारी विमर्श से कोई अध्ययन करना चाहता है, आदिवासी विमर्श से कोई सीरियस अध्ययन करना चाहता है, गंभीर अध्ययन करना चाहता है, तो उसको फिर अंग्रेजी के पास में जाना पड़ता है। तो ये एक स्थिति हमारे उसमें है कि ज्ञान के मामले में हमारा समाज जो है, मतलब थोड़ा सा एक हिंदी का समाज जो है वो दारिद्र्य का शिकार। यहाँ पर एक बात अक्सर उठती है, जो हम लोगों ने प्रोफेसर राजकुमार आए थे, हमने हिंदी और आधुनिकता के और हिंदी समाज के आत्मसंघर्ष पर एक गोष्ठी की थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि आप हिंदी दिवस पे ही आपको हिंदी की आलोचना आप कर रहे हैं। तो उस समय ये बात सामने आई कि आपके हर भाषा, हर अस्मिता को गौरव होना ही चाहिए, अपने अच्छे किए हुए पे गौरव होना चाहिए, लेकिन साथ में ही अगर अपनी समस्याओं की समझ नहीं है, यानी बीमारियों का अगर डायग्नोसिस नहीं है, उसका निदान नहीं है, तो उपचार नहीं हो सकता। इसलिए हिंदी समाज से, हिंदी से प्रेम करने वाले जो लोग ये दावा करते हैं, वो अगर हिंदी की समस्याओं को नहीं समझना चाहते हैं तो ये कहेंगे कि उनका जो है वो असल में प्रेम नहीं है, प्रेम के नाम पर एक शत्रुता है, क्योंकि उनमें ये भावना नहीं है कि हिंदी एक सबल और सशक्त भाषा है। और सबल और सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी बाधा है हिंदी साहित्य। अभी विनोद कुमार शुक्ल को अमेरिका का पेन नवाब का अवार्ड मिला, इसके पहले कांग्रेसी को मिला, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी है, राष्ट्रीय सम्मान भी है। और पिछले हमारा हिंदी साहित्य का जो 150-200 साल का इतिहास है, उसमें हम देख सकते हैं कि जो आधुनिकतम जो विधाएं हैं उसमें हिंदी साहित्य जो है पहुंचा है, और हिंदी साहित्य ने काफी ऊंचाई हासिल की है। लेकिन वही जब बात आती है हिंदी में समाजशास्त्र, हिंदी में राजनीति विज्ञान, हिंदी में नृत्य विज्ञान, तो हमको इक्का दुक्का 3-4 उदाहरण हमको मिलते हैं। हालांकि ये स्थिति पिछले दिनों 2 बहुत अच्छी पहलकदमियां हुई। एक तो CSDS जिससे जुड़े हुए हमारे साथी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका जो भारतीय भाषा कार्यक्रम था, उन्होंने प्रतिमान नाम की एक पत्रिका निकाली, जो शायद हिंदी की पहली रेफरीड, और जिसको आप कह सकते हैं कि जिसमें छपकर जो अंग्रेजी के दिल्ली के प्रोफेसर हैं वो भी सम्मानित महसूस करते हैं। और वो एक पत्रिका निकली, फिर हिंदी में बहुत सारे अनुवाद हुए, फिर हिंदी के चारों तरफ एक विमर्श कायम हुआ। विमर्श हालांकि उसका 20-25 साल का इतिहास है। आलोक राय की किताब थी हिंदी नेशनलिज्म, जो अब हिंदी में भी आ गई है, लेकिन CSDS ने उसको गति प्रदान की। फिर जो है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो अनुवाद परियोजना, अनुवाद पहल आया। इसके बाद तीसरा एक मैं और देना चाहूँगा कि नंद किशोर आचार्य जी के नेतृत्व में जो जयपुर की प्राकृत अकादमी है, उसने हाल में ही काफ़ी किताबों का, खासतौर पर दर्शन शास्त्र की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है और उसका प्रकाशन किया है। फिर इसके अलावा
हितेंद्र पटेल जी जैसे लोग हैं, अपूर्वानंद जी जैसे लोग हैं जो हिंदी में जो है मौलिक चिंतन कर रहे हैं, राजकुमार जी हैं। तो ऐसी एक पिछले 20-25 सालों में इस प्रयास में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। और इस पे मैं बस एक बात और ये कहना चाहूँगा कि आज का समय सूचना क्रांति का समय है और तथ्य और ज्ञान में हमारे हिंदी समाज में जो हमारी पढ़ने की हमारी समझ पे बहुत कम जोर है, रटने पे बहुत ज़्यादा जोर है। परीक्षा पद्धति हो चाहे विश्वविद्यालय हो, और हम ये कह सकते हैं कि आधुनिकता जब हमारे भारत में आई, हम लोकतंत्र आया, तो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से शायद उम्मीद ये थी कि ये समाज को बदल देंगे, ये समाज को ज्ञानात्मक बना देंगे। लेकिन समाज ने उल्टे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों को निस्तेज कर दिया, उनको ज्ञान से दूर कर दिया, उनको औपचारिक कर्मकांडों में फंसा दिया, रिचुअल्स में फंसा दिया। ये मैं पूरे हिंदी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उसमें शायद ही कोई अब बात हो, कोई एक विश्वविद्यालय में कहीं कोई बहुत अच्छी फैकल्टी मिलती है, कहीं अच्छा माहौल मिलता है, लेकिन वो व्यक्तियों के कारण होता है। सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें, समाजशास्त्रीय स्तर पर देखें, तो यही स्थिति है। और ज्ञान का कोई बहुत ज्यादा मूल्य हिंदी समाज में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तथ्य जो होते हैं, और ये माना जाता है कि कोई भी नई से नई सूचना भी जब हमारा पहले से उपलब्ध ज्ञान है, जब उसके साथ जुड़ती है, यानी हमारी समझ की पहले से उपलब्ध कैटेगरीज के साथ वो जुड़ती है, तब हमारी समझ का हिस्सा बन जाती है, बन पाती है। वरना तो वो जो है हम ज्ञान की गठरी को रख के वो हम एसिमुलेट जब तक हम नहीं करेंगे। उसी तरीके से सूचना युग में तथ्य, जिनको हम तथ्य समझते हैं, वो तथ्य सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, शरारती भी हो सकते हैं। जब तक किसी तथ्य को ज्ञान के पहले से उपलब्ध अनुशासन में, जिसकी अपनी मान्यताओं का एक सुसंगठित और सुसंबद्ध एक पूरी संरचना है, जैसे मान लो इतिहास है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, नेतृत्व शास्त्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनमें अंतर अनुशासिकता नहीं है, लेकिन जब तक ज्ञान की जो, जिसको कहा जाता है कि ज्ञान जो है हर कोई कही हुई बात ज्ञान नहीं है, हमारी राय होती है, मत होते हैं, ओपिनियन होती है, हमारी भावनाएं होती हैं जो कई बार आधार के साथ होती है, कई बार निराधार होती है। लेकिन जिसको कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ कहा जाता है, कि आपकी ऐसी मान्यता, ऐसा विश्वास जो सही हो लेकिन साथ में जस्टिफाइड हो, जिसका औचित्य प्रतिपादन किया गया हो। ये औचित्य प्रतिपादन ज्ञान के अनुशासन करते हैं। जिस समाज में, मैं खासतौर पर फिर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आता हूँ, जिसका मेरा सबसे ज्यादा अनुभव है, यहाँ पे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नेतृत्व शास्त्र की जड़ें हमारे समाज में नहीं है। इनके बहुत कम काम है और इन अनुशासन से आम जनता और पत्रकार भी परिचित नहीं है कि किसी चीज को कैसे वेरीफाई करना है, कैसे सत्यापित करना है। तो इसका नतीजा ये है कि जिसको हम लोग आज वार्षिक यूनिवर्सिटी कहते हैं, या जो भी कह दे और जो भी मत जिसका हो जाए, ऐसी स्थिति में आज मुझे लगता है कि हिंदी समाज में ज्ञान, और जो हिंदी को आगे बढ़ाने की, तो ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी, मनोरंजन की भाषा के रूप में हिंदी ने तो अपना दुनिया में डंका बजा दिया है। दक्षिण में भी अगर हिंदी आज स्वीकार है, नॉर्थ ईस्ट में भी स्वीकार है, दुनिया में भी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मनोरंजन ने अपना डंका बजाया। मनोरंजन की भाषा के रूप में हिंदी पे विचार करने की जरूरत ही नहीं, खबर की भाषा के रूप में हिंदी पे विचार करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता में ठीक है कि उसके स्तर को लेके अब फिर से एक बहुत बड़ी समस्याएं हुई हैं, लेकिन जनसत्ता और नवभारत टाइम्स, राजेंद्र माथुर जैसे अनुभव हुए हैं। लेकिन ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो ये जो है हम लोगों के इस आयोजन करने के तहत जो हमारी और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की सबसे पहले बात हुई, और श्रीकांत वर्मा पीठ के भी एक कार्य क्षेत्र में मानविकी और साहित्य, इन दोनों का संबंध है। और हम लोगों ने साहित्य अकादमी और श्रीकांत वर्मा सृजन पीठ ने ये प्रोग्राम इसलिए किया कि वैसे तो साहित्य की एक बहुत व्यापक परिभाषा बता दी जाती है, जिसमें वैज्ञानिक साहित्य और पौराणिक साहित्य भी आ जाता है,
लेकिन हम उस नहीं मानते। हमारा मानना है कि साहित्य का मतलब, जिसको साहित्य कहा जाता है, आधुनिक साहित्य, कविता, कहानी, संस्मरण, हालांकि उसकी डेफिनेशन को लेके एक भाषा, एक अच्छा गद्य भी साहित्य हो सकता है, लेकिन साहित्य हम उसी को मानते हैं। हम साहित्य की कैटेगरी को फैला नहीं रहे। लेकिन साहित्य और ज्ञान का संबंध जो है, वो संबंध जो है उसका एक बहुत बड़ा संबंध है आलोचना के जरिए। साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो वो आस्वाद की वस्तु होता है। प्रथमतः पाठक उसका आस्वाद लेता है, उसका आनंद लेता है। लेकिन कोई पाठक ये भी हो सकता है कि वो उसको समझना चाहे। जब वो उसको समझना चाहे तो वो आलोचना आएगी, और एक आलोचना की अपनी परंपरा साहित्य में है। आलोचना बिना ज्ञान के और बिना सिद्धांत निर्माण के नहीं हो सकती, क्योंकि आलोचना का काम आस्वाद को समझना तो है, और जो आलोचना आस्वाद नहीं करेगी वो शायद आलोचना भी अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन आलोचना का एक प्रमुख काम मूल्यांकन करना। तो जब वो मूल्यांकन करती है तो वो जो ज्ञान की कसौटी, इसलिए हम ये कहते हैं कि साहित्य तो मूलतः कल्पात्मक होता है, उसमें ज्ञान की कसौटियां नहीं होती, और ज्ञान की कसौटियां आलोचना की कसौटियों में रूपांतरित होती है, जो आज विमर्शों में भी हो रहा है। जब हम लोग दलित विमर्श और नारी विमर्श की बात करते हैं, पहले जब प्रगतिशील आंदोलन हुआ उस समय भी ये विमर्श की बात हुई, और जो अपने आप को, जो न्यू क्रिटिसिज्म से प्रभावित लोग रहे हैं और जिनको आमतौर पे, जैसे मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि लोग खुद को कलावादी करें, लेकिन एक कहा कह दिया जाता है कि कलावादी है, वो भी सौंदर्य शास्त्र की जो कैटेगरीज होती हैं। और सौंदर्य शास्त्र फिर जो है ज्ञान का हिस्सा। एक किसी साहित्यकार को या कलाकार को कि सौंदर्य क्या है, ये उसका सवाल ही नहीं। ये सवाल जो है एक ज्ञान का सवाल है। साहित्य क्या है, ये साहित्यकार का सवाल नहीं है। कविता क्या है, एक कवि बिना कविता क्या है उसकी परिभाषा में जाए बगैर कविता लिख सकता है, लेकिन जब वो मूल्यांकन करेगा तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। और हम लोगों ने ये महसूस किया, श्रीकांत वर्मा पीठ और हम लोगों ने, कि ज्ञान की जो बहसें हैं उनके ना आने से हिंदी साहित्य की आलोचना में भी एक शैथिल्य है, जो उनको, जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हिंदी आलोचना ने कौन से मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो हमारे पास जवाब देना मुश्किल होता है। जब यूरोपीय सिद्धांत को ही हम लोग, तमाम जो बहसें हैं न्यू क्रिटिसिज्म की और प्रोग्रेसिविज्म की, जो यूरोप की बहसें हैं, और जो ब्लैक एस्थेटिक्स की जो बहसें हैं अमेरिका से आई हुई, वो हमारे दलित विमर्श, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मौलिक काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, साहित्य में तो काफी मौलिक काम हो गए हैं, लेकिन एक बहुत गहरी जरूरत है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा था कि इस चीज को हम लोग आने वाले दिनों में भी साहित्य अकादमी और श्रीकांत वर्मा सृजन की जो है, हम लोग हो सकता है कि ये आयोजन हम लोग आगे जो है छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों में भी करें इस तरह के, लेकिन यहाँ से जो बात निकलेगी, जो गंभीर विचार विमर्श निकलेगा, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चारों जो आयोजक संस्था हैं, ये बहुत खुशनसीब हैं कि इनको बहुत सारी परेशानियाँ थी। एक त्यौहार, होली का त्यौहार भी पास में है, और भी मार्च का महीना है। मार्च के महीने में जो सेमिनार का महीना हो जाता है वो कई कारणों से, लेकिन हमको जैसे वक्ताओं का मंडल मिला है, जिसमें वरिष्ठ हैं कुछ वक्ता और कुछ युवा हैं, लेकिन सारे गहराई से इन विषयों पर सोच रहे हैं। और हमारे संवादी, कई लोगों ने पूछा कि ये संवादी क्या है, तो इंग्लिश में वो डिस्कसेंट की एक परंपरा है, वो कुछ स्थापित परंपरा है, हिंदी में वो परंपरा नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये संवादी के नाम से वो परंपरा भी हम स्थापित करें। तो और हमारे संवादी के रूप में जो युवा साथी हैं, सचमुच मैं बिना किसी अतिशयोक्ति के ये कहना चाहूँगा कि हम लोग और आप सब लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमको एक ऐसा तारा मंडल मिला है वक्ताओं के रूप में, जिनका गहन अध्ययन रहा है और जिनका अनुभव रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 2 दिनों में बहुत हम लोग इस चर्चा को हम लोग सार्थक रूप से आगे बढ़ाएंगे। अंत में सबसे मैंने राजेश्वर सक्सेना जी की बात की थी,
आप लोगों के सामने, जिनपे हमने 2 दिन का कार्यक्रम किया था और जिसको काफी सराहा गया था। राजेश्वर सक्सेना जी हिंदी साहित्य के व्यक्ति हैं। सागर से उन्होंने कभी PhD किया था, हिंदी के आलोचक रहे, लेकिन बाद में उनका चिंतन और विचार पे काफी ध्यान गया और उन्होंने बहुत जबरदस्त काम उस पर किया, जिसको हम लोगों ने 2 दिन में रेखांकित किया था। तो हमने उनसे एक आग्रह किया था, वो आ नहीं सकते, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो उनकी ऐसी कुछ वो है, व्हील चेयर पर है, लेकिन उन्होंने एक संदेश जो है छोटा सा इस गोष्ठी, जब उनको पता चला कि ये गोष्ठी हो रही है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी, और उनके साथ में यहाँ पे दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक छोटा सा समूह है, जिनके संवादी के रूप में मुदित भाई भी शायद इस प्रोग्राम में आएंगे, तो उन्होंने उनके जरिए वो संदेश हम तक पहुँचाया है। उन्मुक्त बाजार तंत्र का समय है, ये वित्तीय पूंजी की अमानवीय वितरण व्यवस्था का समय है। इस कॉर्पोरेट संस्कृति के मूल्य का कोई मॉडल है तो वे केवल और केवल उपभोक्तावादी है। इस कॉर्पोरेट संस्कृति के 5 स्तंभ हैं: नृविज्ञान, संस्कृति, सौंदर्य शास्त्र, वक्तृता, रेटोरिक, और उक्ताचारों की चरम परिणति के रूप में हास्यास्पदीकृत होकर रह जाने की परिस्थिति। तो यह है कॉर्पोरेट संस्कृति के उत्तर सत्य का समय, यही हमारा समय है। हमारे ऐसे समय की विशेषता है कि तथ्यगत अवलोकन भी आत्मपरक सा होकर रह गया है। Our factual observations are subjectified. लगता है जैसे तथ्य की सत्ता विलुप्त हो गई है। कहिए कि तथ्य का अनुभववाद विलुप्त हो गया है। आज वस्तु और विचार की परंपरा विखंडित हो गई है, सिर्फ ध्वनि और विचार की दृष्टि बाकी रह गई है। ऐसे में अब कोई उद्देश्यता, टेलियोलॉजी भी नहीं बची है, कोई ज्ञान मीमांसा भी नहीं बची है, यहाँ तक कि सत्ता मीमांसा भी गणित का विषय हो गई है। ये उन्होंने बेदियू का एक रेफरेंस दिया है, कोष्टक में लिखा है बेदियू, एलन बेदियू। कॉर्पोरेट संस्कृति का भाषा तंत्र भी टेक्नोलॉजिकल है। आज हम ज्ञान समाज में रहते हैं, विचारों का उत्पादन करते हैं। ऐसे में ज्ञान सूचना उत्पाद का साधन और माध्यम हो गया है। ज्ञान अपने टेक्नोलॉजी अर्थ में डेटा बेस्ड पद्धति का होकर रह गया है। मेरी जानकारी में ये पहला प्रयास है जब दर्शन, ज्ञान और भाषा के व्यापक संदर्भ में हिंदी भाषा पर विचार किया जा रहा है। ये विषय हिंदी भाषा की सृजनशील क्षमता को पहचानने का तो है ही, बल्कि हिंदी भाषा में मानव जाति की जीवन क्षमता के सृजनात्मक रूप गठन का भी है। इस अर्थ में शायद ये पहली गोष्ठी है जिसमें भाषा की ज्ञान मीमांसा और रचना के व्यापक सरोकारों पर विचार किया जा रहा है। जीवन की क्षमता को साहित्य, कला और संस्कृति के व्यापक संदर्भ में देखा समझा जा रहा है। इस तरह ये ज्ञान और चेतना की समाहारात्मक द्वंद्वात्मक पद्धति का विषय है। स्पष्ट है कि एक पद्धति डाटाबेस सूचना के ज्ञान की है और दूसरी पद्धति ज्ञान और चेतना के संजटित समावेशी ज्ञान की है। इन दोनों में ज्ञान की इस दूसरी जैविक कोटि की पद्धति पर चिंतन और विश्लेषण किया जा रहा है। रचना के मूल स्रोतों के विस्तार और विकास पर विचार किया जा रहा है। इस गोष्ठी में अनुभविक विकास की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला जाएगा जो रूपांतरणशील होती हैं, अर्थात समृद्धि कारक भी होती हैं, मानव के उच्चतर ज्ञान कोश का विषय होती हैं, वो नए और आगे की दृष्टि वाली होती हैं। भाषा, ज्ञान और सिद्धांत के स्तर पर जीवन दर्शन के नए अर्थ खुलते हैं। दर्शन मरा नहीं है, दर्शन की मृत्यु एक विभ्रम है, मिथ्या विचार है। विज्ञान की वस्तुपरकता दर्शन के अर्थ की निर्धारक होती है, सृजन का प्रमाण होती है, सार्थक होने की पहचान होती है। 2 दिन की ये गोष्ठियाँ बहुत सार्थक और नवोन्मेषी साबित होंगी, इसी उम्मीद के साथ राजेश्वर सक्सेना। शुक्रिया।